साथियों नमस्कार। मैं सुनील सिंह पंवार, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोलकंडी विकासखंड दुगड्डा से। साथियों, विगत वर्ष 2020-21 में मेरे द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान कार्य गणित विषय में पूर्ण किया गया, जिसका मैं सारा श्रेय श्री नारायण प्रसाद उनियाल जी, प्रवक्ता गणित डाइट को देता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में मैं यह कार्य पूर्ण कर पाया। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि यह कवर पृष्ठ है क्रियात्मक शोध का, और पृष्ठ 1 पर चलते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने अपना परिचय दिया है और एक फोटोग्राफ भी है, और मैंने घोषणा की है कि जो शीर्षक मैंने लिया है, इस शीर्षक को मेरे द्वारा पहले कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब पेज नंबर 2 में चलते हैं। यह एक प्रमाण पत्र है जो कि डाइट द्वारा हमको दिया जाना है, आप इसको देख सकते हैं। और पेज नंबर 3 में चलते हैं। यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान की विषय सूची है, इसको आप देख सकते हैं जूम करके। तो इस प्रकार से जो कार्य हमने किया है, उस कार्य की पूरी सूची यह है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 4 में चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अभिस्वीकृति है, और इसमें मेरे द्वारा उन सभी का आभार व्यक्त किया गया है जिनके मार्गदर्शन में मैंने कार्य किया है। पेज नंबर 5 में चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं, तालिका का विवरण या तालिका की सूची है, और रेखांकन की सूची, लिस्ट ऑफ ग्राफ्स। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो पेज नंबर 6 पर आप देखेंगे कि यहाँ से हमने क्रियात्मक शोध कार्य पूर्ण किया है या शुरू किया है। क्रियात्मक अनुसंधान का शीर्षक आप जानते हैं, पृष्ठभूमि, कि आपका विद्यालय किस पृष्ठभूमि पर है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के अभिभावक कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, और खान पान, सब चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान हेतु समस्या। तो सबसे पहले हमको समस्या लेनी है। जो समस्या मैंने ली है वह इस प्रकार है। भाग करते समय कक्षा 3 व 4 के बच्चों में भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में अंतर न कर पाने की समस्या / समझ का अभाव। तो क्रियात्मक अनुसंधान हेतु समस्या चयन का कारण क्या था, क्यों हमारे द्वारा इस समस्या को लिया गया, उसमें मैंने विवरण दिया है। उद्देश्य इसके क्या हैं, आप देख सकते हैं। बच्चों को भाज्य, भाजक, भागफल व शेषफल से परिचित कराना, बच्चों में एक अंकीय संख्या से एक अंकीय संख्या एवं एक अंकीय संख्या से 2 अंकीय संख्या में भाग करते समय भाज्य, भाजक, भागफल व शेषफल में अंतर से अवगत कराना, बच्चों में भाग के तथ्यों का उपयोग दैनिक जीवन में करने हेतु प्रेरित करना, बच्चों में भाग से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल का उपयोग बेहतर ढंग से करने हेतु प्रेरित करना। करके सीखने व अभ्यास करने से बच्चों में भाग की समझ को वास्तविक रूप में विकसित करना, बच्चों में भाग से संबंधित इबारती प्रश्नों को हल करते हुए भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल की समझ विकसित करना। तो इस प्रकार से ये उद्देश्य हैं। अगला हम पेज नंबर 7 में चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम किसी समस्या का चयन करते हैं तो सबसे पहले हम प्री टेस्ट लेते हैं। तो उस प्री टेस्ट के प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, इसमें आप देख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने ये लिया है। और आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 8 में पहुंचते हैं। यहाँ पर प्री टेस्ट की जो रिस्पॉन्स शीट है, जब हमने प्री टेस्ट लिया उसके बाद क्या रिस्पॉन्स मिला है, आप देख सकते हैं। पूर्णांक हमने 20 रखा था और बच्चों को प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं 20 में से 10, 20 में से 8, 20 में से 7, 20 में से 9। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं तो प्री टेस्ट की अंक तालिका इस पर आप देख सकते हैं, और उसका प्रतिशत भी आप देख सकते हैं। तो साथियों, फिर आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 9 में पहुँचते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्री टेस्ट मूल्यांकन से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण। तो जो हमने प्री टेस्ट में जो मूल्यांकन किया उससे जो प्राप्त आंकड़े हैं उनका विश्लेषण किया, तो हमें इस प्रकार से ग्राफ दिखाई दिया है जो आप देख सकते हैं, और उस ग्राफ के आधार पर हमने बच्चों की टिप्पणी यहाँ पर लिखी है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 10 पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समस्या के संभावित कारण क्या थे। शिक्षण करते समय ELPS अनुभव, भाषा, चित्र, प्रतीक अप्रोच में कमी, बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से नहीं जोड़ना, भाग करते समय भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल को महत्व न देना। जैसे अक्सर हम बच्चों को यह कह देते हैं कि 6 से
12 को भाग करो और उत्तर आएगा, जो उत्तर आएगा उसे लिखें। इसी तरह से बच्चों को भाग की अवधारणा से अवगत कराते हैं, जिससे बच्चे भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल से अनभिज्ञ रहते हैं। भागफल की अवधारणा को समझाने के लिए विभिन्न गतिविधियों जैसे खेल खेल में सिखाना, टीएलएम ऑब्लिक वर्किंग मॉडल आदि के उपयोग का अभाव। और पांचवा जो कारण लिया है मैंने वो यह है शिक्षण में नवीन शिक्षण विधियों ऑब्लिक नवाचारों का अभाव। उसके बाद क्रियात्मक परिकल्पना आप दे सकते हैं, जिसे हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और ये जो हाइपोथेसिस मैंने बनाई है वह कक्षा स्तर पर बनाई है। बच्चे करके सीखने तथा खोज विधि के माध्यम से डिवीज़न यानी कि भाग की संक्रियाओं की पहचान कर सकेंगे। बच्चे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल की अवधारणा को समझ पाएंगे। वर्किंग मॉडल टीएलएम का उपयोग करके भाग की अवधारणा को मजबूत करेंगे। भाग से संबंधित इबारती प्रश्नों के माध्यम से भाग को दैनिक जीवन से जोड़ेंगे। पेज नंबर 11 में देखते हैं। यहाँ पर हमने क्रियाविधि लिखी है कि हमने इस कार्य को कितने समय में किया है, आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। कार्य योजना एवं किए गए कार्य, जो भी हमने कार्य योजना बनाई और उस पर जो कार्य किया वह सब इसमें दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। और उसकी क्या सीमाएं हैं, जो टीएलएम या वर्किंग मॉडल हमने उपयोग में लाया है बच्चों को सिखाने के लिए, उसकी सीमा क्या है वह भी इसमें लिखी है। आगे बढ़ते हैं तो अब पेज नंबर 13 में देखते हैं। ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो किस तरह से हमने पहले भाग को डिफाइन किया है और उसकी जो संक्रियाएं हैं जैसे भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल को हमने गतिविधियों के द्वारा बच्चों के साथ जब गतिविधियां की तो आप देख सकते हैं जो उनका कंसेप्ट था वो क्लियर किया गया है। उस समय कोविड काल भी था और हम विद्यालय गए परमिशन लेकर के और हमने इस तरह से बच्चों के साथ बहुत सारे क्रियाकलाप किए, आप देख सकते हैं। और इस क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों में काफ़ी हद तक, ये आप देख रहे होंगे, ये रियल ऑब्जेक्ट हैं जो मैंने लिए हैं यहाँ पर, ये देखिए आप, ये रियल ऑब्जेक्ट हैं। तो इस तरह से बच्चों को ये कंसेप्ट हमने क्लियर करवाया। और उसके बाद हमने एक वर्किंग मॉडल का उपयोग किया भाग को समझाने के लिए, जिसका हमने नाम दिया भाग मशीन, जिसे हम डिवीज़न मशीन भी कहते हैं। और प्रत्येक बच्चे का हमने, जो भी बच्चे ने इस डिवीज़न मशीन में काम किया और उससे बच्चे का जो कंसेप्ट है भाग के संक्रियाओं का, वह बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ। आप देख सकते हैं बच्चे इसमें काम कर रहे हैं और उसके बारे में जैसा बच्चे ने किया है वही मेरे द्वारा इसमें लिखा गया है। उसके बाद हमने जब प्रोसेस पूरा हो गया, कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैंने पोस्ट टेस्ट बच्चों का लिया और आप देख सकते हैं पोस्ट टेस्ट रिस्पॉन्स शीट, बच्चों को 20 में से 20 अंक प्राप्त हुए हैं। आप देख सकते हैं पोस्ट टेस्ट अंक तालिका और परसेंटेज भी 100% है। और जब हमने विश्लेषण किया तो आप देखते हैं ग्राफ में कि ये 100% ग्राफ आप देख रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जो भी गतिविधियां मेरे द्वारा कराई गई थी उसमें बच्चों को 100% सफलता प्राप्त हो गई है। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के आंकड़ों की जब हमने तुलनात्मक अध्ययन किया तो हमें अब काफ़ी डिफरेंस पाया। तो आप देख सकते हैं कि प्री टेस्ट में कुछ और था, अब पोस्ट टेस्ट में 100% बच्चों ने सफलता प्राप्त कर ली है। परिणाम आप देख सकते हैं, परिकल्पना की सार्थकता के परीक्षण हमने किया तो उसके बाद इस तरह से हमें कुछ हाइपोथेसिस मिले, जैसे आप कह सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 6 सो दैट द टेबल वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट लेवल 0.01 इज इक्वल टू 3.707 एंड टी वैल्यू इज ग्रेटर दैन 3.707 और 17.82 is greater than 3.707. Hence we can say that null hypothesis reject and alternative hypothesis accepted. Hence we can say that after pre-test we use appropriate teaching techniques which improves the learning capacity of students. तो आप देख सकते हैं निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष इस प्रकार से निकला
कि अनुसंधान के पूर्व और पश्चात की स्थिति की तुलना करने से स्पष्ट है कि छात्रों में भाग की अवधारणा के साथ साथ भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल की समझ विकसित हुई है। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा समस्या का निराकरण हुआ है। प्रयोग की गई शिक्षण विधियों, क्रियाओं और उपायों का बच्चों पर सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट या प्रभाव हुआ है। सुझाव जो मैंने लिखा है इस प्रकार से, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य या तो शिक्षकों द्वारा अपनी शिक्षण पद्धतियों में महत्वपूर्ण बदलाव लाना है या सीखने में बच्चों की प्रतिभागिता को बढ़ावा देना है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि समय समय पर शिक्षकों को अपनी कक्षा में किसी खास विषय या खास प्रकरणों अथवा कक्षा में विद्यार्थियों की समस्या पर क्रियात्मक अनुसंधान आवश्यक रूप से करते रहना चाहिए। आप देख सकते हैं परिशिष्ट में मैंने प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के प्रश्न पत्र को लिया है। मैंने इसमें कुल 10 प्रश्न लिए थे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था और ये प्री टेस्ट के उत्तर पत्रक आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने चेक किया है और 20 में से 9 अंक प्राप्त हुए हैं बच्चे को। इस तरह से आप देख सकते हैं ये मेरे द्वारा चेक की गई कॉपियाँ हैं। तो ये प्री टेस्ट उत्तर पत्रक भी आप देख सकते हैं। उसके बाद प्री टेस्ट के आधार पर कक्षा 3 व 4 के बच्चों की प्रश्नवार प्रगति रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। ये मेरे द्वारा लॉकडाउन पीरियड के दौरान कुछ गतिविधियां बच्चों के द्वारा करवाई गई थी और बच्चों के घर पर जाकर मैंने बच्चों की कॉपियाँ वगैरह चेक की थी, आप देख सकते हैं। और कुछ ग्राफ भी आपको दिखाई दे रहा है। इससे पता चलता है कि बच्चे को कितने अंक प्राप्त हुए हैं। ये आप देख सकते हैं करेक्ट, रॉन्ग, पार्शली अटेम्प्ट, नॉट अटेम्प्ट। तो इस तरह से बच्चे ने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जो सही था, रॉन्ग था, गलत था या नहीं किया, वो सब इसमें टिक लगे हैं। परिशिष्ट 2 में आप देख सकते हैं, इसमें मैंने पोस्ट टेस्ट के उत्तर पत्रक लिए हैं क्योंकि पोस्ट टेस्ट में प्रश्न पत्र वही था। उत्तर पत्रक को हम देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे को 20 में से 20 अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से ये उत्तर पत्रक हैं और कुछ गतिविधियाँ पोस्ट टेस्ट के दौरान की आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए आप। अगले पेज में हम देखते हैं पोस्ट टेस्ट के आधार पर कक्षा 3 व 4 के बच्चों की प्रश्नवार प्रगति रिपोर्ट। अब देखेंगे आप पोस्ट टेस्ट जब हमने लिया उसके बाद क्या स्थिति है। ये ग्राफ भी दिखा रहा है कि बच्चे को 100% या 100% सफलता प्राप्त हो गई है। अब उसको कोई दिक्कत नहीं है भाग में। तो ये आप देख सकते हैं पोस्ट टेस्ट के बाद सभी क्वेश्चन करेक्ट हैं सभी बच्चों के द्वारा। तो लास्ट में हम देख सकते हैं संदर्भ सामग्री जो हमने प्राप्त की है, जैसे इंटरनेट, यूट्यूब, कक्षा 3 व 4 की गणित की NCERT की पाठ्यपुस्तक, गणित शिक्षण से संबंधित विभिन्न ऐप भी हमने इसमें प्रयोग किए हैं। और लास्ट में है शोध सार, जो हमने ये रिसर्च जो किया है हमने क्रियात्मक शोध, उसका पूरा सार हमने इसमें दिया है। आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। तो धन्यवाद साथियों। आशा करता हूँ कि आप लोग भी इसी प्रकार इस वर्ष बहुत मेहनत और लगन से कार्य करेंगे। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन इस कार्य को आप पूर्ण कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और मैं आशा भी करता हूँ। थैंक यू।